हमें मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल जो है वो नजर आ रहा है। जिन्होंने अपने माशी माली मुफादात भारत से वाबस्ता किए हैं वो कभी भी बहुत ईमानदाराना तरीके से आपकी वकालत नहीं करेंगे और आपके मामलात को उस तरह हैंडल करने की कोशिश नहीं करेंगे। कि भारत की तरफ से जो एक किस्म का जॉब डायरेक्टली तो नहीं दिया, उनके इंटेलेक्चुअल की नाम भूल रहा है, उन्होंने कहा जी कि आजाद कश्मीर की हद तक तो शायद हम पाकिस्तान की बात मान ले, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इसमें सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन लॉयड जो गए हैं वो इंडिया गए हैं कि पाकिस्तान आए हैं? वो इंडिया गए हैं, राजनाथ सिंह से मिले हैं। एक दफा भी कश्मीर की बात हुई है? अगर ह्यूमन राइट्स का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ख्याल है तो एलओसी की एक दफा भी बात हुई है? दिस इज ऑल जस्ट अ मिराज। नमस्कार दोस्तों, अब एक सबसे बड़ा अगर जियोपॉलिटिकल अगर आप शिफ्ट देखो तो अरब कंट्रीज का है। यूएई और सऊदी अगर पर्सपेक्टिव से बात करें इंडिया के साथ, मतलब इंडिया को ध्यान में रखकर बात करें तो पहले ये सारे कंट्रीज चाहे 1965 की वॉर हो, 71 की वॉर हो, कारगिल हो, ये सारी सिचुएशन में ये सारे कंट्रीज पाकिस्तान को मतलब ब्लाइंडली सपोर्ट किया करते थे, अनकंडीशनल सपोर्ट था उनका। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि जिस कन्फ्लिक्ट को लेकर ये सारे कंट्रीज पाकिस्तान का सपोर्ट किया करते थे, आज उसी पॉइंट को लेकर वो सारे कंट्रीज इंडिया की फेवर कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि यूएई का 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, मतलब होगा टोटल कुछ सालों के अंदर कंप्लीट होगा कश्मीर के अंदर, इंडिया के पास जो कश्मीर। कई बार सऊदी और यूएई पिछले दिनों अपने जो मैप रिलीज कर चुके हैं, इसमें वो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को इंडिया में बता चुके हैं और उनका स्टांस भी अब बदलता जा रहा है। अब पहले सिर्फ एक साइन दिखाने वाली थी कि देखिए मैप में ये दिखाए, अब तो बोलकर बता रहे हैं कि ये वाला कश्मीर भी इंडिया के पास होना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया की इस आशंका को प्रकट करती हुई परिचर्चा। हमें मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल जो है वो नजर आ रहा है, अब क्या कहते हैं, किससे तवक्को है? जब से ये बयान आया है काफी इस बात पे दे भी हो रही है, सोच भी हो रही है। कुछ लोग इस पे खुश हैं कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। देखिए, अमन की ख्वाहिश कोई जुर्म नहीं है और होनी चाहिए। जंग की तरफ जाना पागलपन होता है, लेकिन अगर आप जंग के लिए तैयार नहीं है तो अमन तो आपको कोई भीख में कभी नहीं कोई देगा। इसमें नंबर 1। नंबर 2, हमने जब ये बात कर दी अमन की, तो आज ही मैं ये पढ़ रहा था कि भारत की तरफ से जो एक किस्म का जॉब डायरेक्टली तो नहीं दिया, उनके इंटेलेक्चुअल की नाम भूल रहा है, उन्होंने कहा जी कि आजाद कश्मीर की हद तक तो शायद हम पाकिस्तान की बात मान ले, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इसमें और जो उनका, अगर आप जिस अमन की बात आप बढ़ा रहे हैं, आपने साथ ही कश्मीर को लिंक कर दिया है, तो क्या इस अमन की जो मूव है इससे कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का जो भी उन्होंने किया है, क्या इससे वापस चले जाएंगे? क्या जो भी इस सिलसिले में अभी एक खबर ये भी चल रही थी कि यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात दोनों बीच में सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टरों का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, कहा था कि हम भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताइए, क्या पाकिस्तान अगर ये कर लेता है तो क्या इनमें से कोई इतनी ताकत रखता है कि भारत को उस स्टेप से पीछे ले जाए? मेरा ख्याल नहीं हो सकता। प्रॉब्लम एक और है जल साहब, आप तो इतने सीनियर ओहदे पे रहे हैं, आपने कमांड किया। मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया को दिखाने के लिए भी अपने दांत दिखाने पड़ते हैं। आप दुनिया को एक दफ़ा बावर तो कराते हैं कि हम सिंसियर हैं पीस एफर्ट्स में, तब अगला उसको वायलेट करता है तो आप उसके ऊपर जो मर्जी करते हैं। दुनिया आपको बुरा तो नहीं कह सकती, उस लिहाज से तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये। देखिए, इनिशिएटिव तो आपकी, मैं नहीं कह रहा कि भाई अमन की ख्वाहिश करना और अमन के लिए कोशिश करना, इसमें तो कभी दो राय है ही नहीं। हमें मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल जो है वो नजर आ रहा है, अब क्या कहते हैं, किससे तवक्को है? देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल मीडिया में तो बहुत बात चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं। और जो मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की तो वो भी पता चला कि इसके बारे में जो बातचीत है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के की जा रही है। इस तरह का कोई खास बाकायदा ऐसा इंतजाम नहीं किया गया जहां यूएई को कहा गया हो कि ये रोल अदा करे। और वैसे भी हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो मुल्क जिन्होंने अपने माशी माली मुफादात भारत से वाबस्ता किए हैं वो कभी भी बहुत ईमानदाराना तरीके से आपकी वकालत नहीं करेंगे और आपके मामलात को उस तरह हैंडल करने की कोशिश नहीं करेंगे जिस तरह हमारी जरूरत है।
ये अमेरिका का भी है। वो हमेशा जब भी सालिसी की बात करते हैं तो कहते हैं कि दोनों मुल्क अगर कहें, लेकिन मैं हमेशा समझता हूं कि अमेरिका कभी भी एक ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके आज मफादात भारत के साथ हैं। और मिसाल मौजूद है कि पाकिस्तान के कंधों पे चढ़ के आपने अफगानिस्तान की जंग लड़ी और फिर उधर भारत को बिठा दिया, और आज वहां पे इतना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ होता है, किसी और मुल्क के खिलाफ तो नहीं होता। ये चीजें जो हैं ये हमें समझनी चाहिए, और जो फैसले करने हैं वो मेरा ख्याल है हमें खुद अपने मफादात की रोशनी में करने चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें बहुत पेशरफ्त की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि भारत जो कुछ कर बैठा है कश्मीर में, वो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी वो तब्दील करेगा, क्योंकि मोदी की अपना उसका पॉलिटिकल कैरियर उस पर सारा उससे वाबस्ता है। और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ये है कि कश्मीर पे बात हो, और उसकी बुनियाद जो है वो वही करारदादें जो सिक्योरिटी काउंसिल की हैं उन्हीं की बुनियाद पे बात हो। दूसरा, ये जहन में रखें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त इंडिया की बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी बहुत ज़रूरत है। उसके बावजूद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो में से जो भी नुमाइंदा उनका गया है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन लॉयड जो गए हैं, वो इंडिया गए हैं कि पाकिस्तान आए हैं? वो इंडिया गए हैं, राजनाथ सिंह से मिले हैं। एक दफ़ा भी कश्मीर की बात हुई है? अगर ह्यूमन राइट्स का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ख्याल है तो एलओसी की एक दफ़ा भी बात हुई है? दिस इज़ ऑल जस्ट अ मिराज। ये सिर्फ दिखाया जाता है, ब्लूमबर्ग हो या कोई और हो, दीज आर माउथ पीसेस। चीज़ें लिख के रिपल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है कि शायद कहीं से जेस्चर्स अच्छी आएँ। बट ठीक है, आर्मी चीफ ने हमेशा यही कहा है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार कि भारत अमेरिका को तो नहीं मानता कि वो पीस दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो अमन मुआहिदा कराए, और ओवरऑल कहता है कि जी, और ये ट्रंप साहब को भी बड़ी दफा भारत ने कहा कि नहीं जी हम नहीं मानते। लेकिन ये भारत यूएई के लिए कैसे एक्सेप्ट कर गया? और अदर देन दैट भारत जो है वो यूके का रोल भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन भारत शायद यूएसए का रोल एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि इससे पहले देखा जाए कि जो अमेरिकन हैं, और वो भी कहते हैं कि हमने बड़ा रोल प्ले किया, और स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस, उन्होंने अपनी 25 फरवरी की एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि अमेरिका ने भी रोल प्ले किया है। सो भारत ओवरऑल तो किसी का रोल मानता नहीं है, पर्टिकुलरली अमेरिकन का तो नहीं कहते हम मानते, लेकिन भारत जो है वो यूएई के रोल के लिए जो है वो राजी हो गया है, क्योंकि भारत जो है इस वक्त इंडिया जो है वो अरब ममालिक के साथ बहुत क्लोज कोऑपरेशन में है, और जिसे कह लें कि भारत की जो है वो मिडल ईस्ट से एक तो ट्रेड भी बहुत ज्यादा है और रेमिटेंस भी बहुत ज्यादा आती है। सो भारत जो है वो मिडल ईस्ट में जो रीजनल एलाइज को सपोर्ट करना चाहता है, एम्पावर करना चाहता है। इंडिया का रोल तो भी अफगानिस्तान में भी नजर आ रहा है, जिसको पाकिस्तान पहले तो ये कहता था कि नहीं जी हमें इंडिया का रोल अफगानिस्तान में नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया के रोल को अफगानिस्तान में रिकग्नाइज कर चुका है समहाउ, कि ठीक है अगर अमेरिकन चाहते हैं और बाकी ममालिक चाहते हैं कि इंडिया का जो रोल है वो अफगानिस्तान में हो, तो सो हो। द रियल थिंग इज कि वी वांट पीस इन द रीजन। सो अफगानिस्तान में अगर हम इंडिया का रोल एक्सेप्ट करते हैं कि अभी हमें दोनों ममालिक को आगे जाना चाहिए, और जनरल बाजवा ने इस तरफ से कहा, लेकिन अभी तक हमें भारत की तरफ से कोई सिग्निफिकेंट जवाब नहीं आया, सिवाय इसके कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वेरी ग्रेशियसली he spoke, he tweeted for Prime Minister Imran Khan for his speedy recovery from COVID-19. चाइना का एक ब्रांड है, बेसिकली मोबाइल फोन में Xiaomi के नाम से ना आज जाना जाता है, और ये जो Xiaomi जो है इसको उन्होंने इसका कुछ $725 मिलियन इन्होंने सीज कर लिया है। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए, और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और FEMA FRA वायलेशंस का केस है, उनपे 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है, और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होनी चाहिए। और आज हमने उनके इस कंपनी का ये करीब एसेट्स अटैच कर लिए। अब चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा,
पर सच्चाई ये है कि हमने करके दिखाया। अब हुआ ये है कि एक बेसिकली जो इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी है, जिसका काम ये होता है कि वो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट उसका जो है, जिसका काम ये है कि इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज है उनको पकड़े। अब हुआ ये है कि इन्होंने Xiaomi जो कॉरपोरेशन है उसके अंदर उसकी प्रोब की और ये पता चला कि इस स्मार्टफोन मोबाइल कंपनी ने इलीगल रेमिटेंस जो है वो भेजी हैं फॉरेन एंटिटीज को। ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है वो असर्ट करना चाह रहा है और इंडिया जैसे ना हिट बैक कर रहा है चाइना को। अगर आपको याद हो कि जब गलवान में मामलात खराब हुए, चाइनीज ने इंडियंस के फौजी मारे, इंडियंस ने चाइनीज के फौजी मारे और वो सारा कुछ एक इवेंट हुआ था, आपको याद है। उसके बाद चीजें खराब रही, लेकिन इसके बावजूद इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $125 बिलियन तक चलेगी। ठीक है जी। और ये आप ये देख लें कि ये बहुत बड़ी ट्रेड थी इन अ सेंस के इसमें जो एक जिसे कहते हैं एज जाता है इंडिया को कि वो भले उसमें इंपोर्ट ज्यादा है लेकिन ये एक एज इस तरह जाता था इंडिया को कि इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो गई, इंडिया की जो थी वो मार्केट एक्सेस जो है वो उनके पास रही और उन्होंने हालात खराब होने के बावजूद अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट डैमेज नहीं होने। दैट इंडिया चाइना जो कंपटीशन है, क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कॉम्पीट। देखिए चीमा साहब, अगर आप एशिया को देखें, दो बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद द होस्टाइल चाइना। इंडिया अब मार्केट इतनी बड़ी है, वहां पे इन्वेस्टर जो है वो इतने ज्यादा आते हैं कि इंडिया शायद वॉन भी कर सकता था और बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उन्होंने सीधा जो बैंक अकाउंट एसेट्स हैं Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके वो उन्होंने पकड़ लिए हैं और उन्होंने कहा जी कि आपने ये जो पैसा है जो कि इंडियन मालियत में जैसे मैंने बताया 5500 जो है वो करोड़ बनता है, यहाँ वो तकरीबन जो आप समझ लें कि 55 बिलियन रुपीस इंडिया के हिसाब से बनते हैं, पाकिस्तान के तो वो तकरीबन 110 अरब रुपया है जो उन्होंने जो है वो। अब आप इमेजिन कर लें, इसी से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि अगर $750 मिलियन की कंपनी के एक एसेट पड़े हुए हैं तो इंडिया के अंदर कितनी बड़ी कंपनीज हैं। और वो जो बार बार इंडिया के अंदर बात होती है कि जी जो बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं तो उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मार्केट बड़ी है और यही चीज है कि दैट इज फोर्सिंग चाइनीज टू बी इन इंडिया। अब ये उन्होंने कहा है जनाब कि इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी को, उनका जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने ये पैसा 3 फॉरेन बेस्ड एंटिटीज को भेजा और वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली टैक्स इवेजन है, जिसे वो कह लें कि इसके अलावा जो है वो कुछ और चाइनीज स्मार्टफोन मेकर हैं उनको भी इन्होंने हिट किया। तो इंडियन जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी कहा था कि तकरीबन जो Xiaomi है इसने कोई $88 मिलियन की जो टैक्स इवेजन भी की हुई है। ठीक है जी। और जो अब ये $88 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है और उन्होंने कहा है कि ये हम जो है वो इन्होंने हमें देना था लेकिन नहीं दिया। अब जारी बात है कि ये चाइनीज के लिए एक प्रॉब्लम है, एक चाइनीज इन्वेस्टर के लिए। चाइनीज इन्वेस्टर जो है वो भी जिसे कहते हैं ना बिटवीन हार्ड एंड द रॉक प्लेस। पाकिस्तान के पंजगुर इलाके में गिरी ईरानी मिसाइल, ईरान की मिसाइल से कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइल पाकिस्तान में गिरी। उनको भी समझना चाहिए कि कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को ख़राब कराना चाहता है, और जाहिर है वो इंडिया है और रॉ है, उनकी इंटेलिजेंस वहाँ ऑपरेट करती है। वहाँ से बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलूचिस्तान डिफरेंट फ्रंट्स के लोग हैं, उनको वहाँ पे इंस्टिगेट करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी है, सियासी इंतशार है और मामलात किसी भी वक्त बहुत बड़ा पलटा खा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगुर के अंदर रॉकेट आकर गिरे हैं, मिसाइल्स आकर गिरे हैं। को खदशात थे तो क्या उनको पाकिस्तान हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए थी? या फिर ये भी हो सकता है, आपको लगता है कि जो शरपसंद अनासिर हैं ये उनका काम और हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्विस हो?
है कि अभी मार्च ही के महीने में 7 मार्च को भारत से पाकिस्तान की सरजमीन पर भराबूस नामी मिसाइल आकर गिरते हैं और अभी 1 महीना खत्म नहीं हुआ, 2 हफ्ते के बाद ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आकर गिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि ईरान की तरफ से ईरान की जो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है वो पाकिस्तान में दागी गई है। अब वो गलती से दागी गई है या फिर इंटेंसली दागी गई वो पता नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही कि कई सारे पाकिस्तानी सैनिक यहाँ पर मारे गए हैं। अब देखिए, अफगानिस्तान के तालिबानों की तरफ से कई बार गलती से मिसाइल चल जाती है, कई बार ईरान की तरफ से चल जाती है, कई बार इंडिया की तरफ से चल जाती है। अब इंडिया की मिसाइल तो ब्रह्मोस तो 3-4 महीने तक वहीं घूमती रही, पाकिस्तान का जो सिस्टम था उसको कैच ही नहीं कर पाया या फिर कैप्चर, उसको पता भी नहीं चला कि हो क्या रहा है। और उसके बाद एक ऐसे एरिया में जाकर गिरा कि वहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। कहने का मतलब ये है, और अब ईरान भी यहाँ पर मज़े ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि सब लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, सब लोग चेक कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ कुछ होता है तो उसकी तैयारी कितनी है। देखिए, ईरान और पाकिस्तान के भी रिलेशन अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर भी सिया सुन्नी वाली प्रॉब्लम है। तो यही सारी सिचुएशन फिलहाल चल रही है, देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। काम और हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्विस हो। जी देखिए, आपने अच्छा इंडिकेट कर दिया। सबसे ज्यादा कौन चाहेगा? सबसे ज्यादा जो चाहेंगे कि ये खलफशार पैदा हो, नंबर 1 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भारत फॉलोड बाय इंडिया। जी ये चाहेगा। और अगर हम उन्हीं की जुबान हम भी बोलना शुरू कर दें कि ऐसी की तैसी, जी तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुमने ये क्यों किया, तो उसमें शर्पसंद भी हो सकते हैं, उसमें कोई लोकलाइज्ड इफेक्ट भी हो सकता है। सब के सब हमारे हामी नहीं है और ना ही सब ऐसे दोस्तान है, वो एक होमोजीनियस बॉडी नहीं है, वो वी ऑल नो दैट। तो मेरा ख्याल इसी तनाज़ुर में हमें देखना चाहिए कि एक पॉलिटिकल मसला है 2 मुल्कों के दरमियान, और आज का मसला नहीं है, बहुत पुराना दरीना मसला है। इसको हल करने की जरूरत है। इसको आप ग्लॉस ओवर नहीं कर सकते कि ठीक है जी हमने बाढ़ लगा दी तो हमारी तरफ से तो ये डन है। ऐसे नहीं हो सकता जब तक दूसरा मुल्क उस पर एग्री ना करे। इसके लिए हमें एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है इसमें कोई बात नहीं कि रॉ है बेसिकली, जिसको तकलीफ है कि अगर ये बाढ़ लगा दी जाती है। लेकिन साथ में ये बताइएगा कि ईरानी सरहद पर ये बाढ़ लगाने के जो फैसला है, इससे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, इस पर किस किस्म के असरात मुरतब होंगे? मेरा आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने अगर ईरान से डिस्कस कर लिया है, उनका कॉन्सेंट लिया है डिस्पाइट उनके रिजर्वेशंस के, उनको भी समझना चाहिए कि कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को ख़राब कराना चाहता है। और ज़ाहिर है वो इंडिया है और रॉ है, उनकी इंटेलिजेंस वहाँ ऑपरेट करती है। वहाँ से बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलूचिस्तान डिफरेंट फ्रंट्स के लोग हैं, उनको वहाँ पे इंस्टिगेट करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की सरहदों पर मिसाइल फायर कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर के अंदर रॉकेट आकर गिरे हैं, मिसाइल्स आकर गिरे हैं। लेकिन अब तक जो हमारे पास इब्तदाई मालूमात नशर हो रही हैं, सामने आ रही हैं कि ईरानी सरजमीन से फायर होने वाले रॉकेट से नुकसान हुआ है और इस नुकसान के अंदर पाकिस्तान की फौज भी शामिल है, उनका भी नुकसान हुआ है। नाज़रीन, ईरान की सरजमीन अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वो भारत है जो अफगानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के दहशतगर्दी के मराकज़ और अड्डे बनाए हुआ था। वो भारत अब ईरान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ अड्डों को परवान चढ़ा रहा है। वहां से BLA, BLF और दीगर शिदत पसंद तंजीमें पाकिस्तान पर हमला कर रही हैं। इससे पहले पंजगूर के अंदर नोशकी के अंदर दहशतगर्दों ने हमला किया। अब नाज़रीन, ये शरारत कौन करा रहा है कि ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हो गया, क्या पाकिस्तान भी जवाबी तौर पर यह हमला कर दे? और फिर यह सवाल बड़ा संजीदा है कि अभी मार्च ही के महीने में 7 मार्च को भारत से पाकिस्तान की सरजमीन पर भराबूस नामी मिसाइल आकर गिरता है, जो एटमी मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरता है। और अभी 1 महीना खत्म नहीं हुआ, 2 हफ्ते के बाद ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आकर गिरते हैं। ये मुनज़्ज़म मंसूबे हैं, ये मुनज़्ज़म प्लानिंग है पाकिस्तान को तबाह करने की, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की। शायद अब हालात, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये बिल्कुल सिक्योर होगा और इस किस्म के वाकयात जो हैं ये खत्म हो जाएंगे। हमारा फोकस सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर यानी हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर पे रहेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। तालिबान की हुकूमत को 8 से 9 महीने होने वाले हैं, उसके बावजूद इस तरह के हमले, और हमले ऐसे नहीं है कि एक हमला हुआ तो उसके बीच में कोई फिर 10 दिन का, 20 दिन का या महीने का गैप आया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। रोज, अगर एक रोज नहीं होगा तो नेक्स्ट डे उससे लाजमी अटैक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है। और
अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल में अफसोसनाक भी है। और इसके साथ साथ इशू ये है कि रॉ इज़ द मेन ट्रबल। रॉ अफगानिस्तान में भी काम कर रहा है, वहाँ से वो बलोचिस्तान में अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। इसी तरीके ईरान में चाबहार से वहाँ से भी उनके लोग आते हैं और आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, वापस चले जाते हैं, जबकि पाकिस्तान ईरान से बड़ी दफ़ा एहतजाज भी किया है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही अहम है। जब क्रॉसिंग नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ब्रदर रिलेशंस होंगे और बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। इस लिहाज से ईरान को इस पर कभी रिस्क नहीं करना चाहिए। बिलाशुबा ये बात आपने बिल्कुल कही, क्योंकि कुलभूषण यादव का मामला भी हमारे सामने है कि वो ईरान में ही मुकीम था और हुसैन मुबारक पटेल के नाम से वहां पर कारोबार कर रहा था और पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट भी कर रहा था। अब ये बताइएगा, पाक ईरान सरहद पर जो बाढ़ है दोनों ममालिक के लिए, खासकर पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखती है और इससे बलूचिस्तान में क़याम अमन में कितनी मदद मिल सकती है? पाकिस्तान के लिए तो बहुत अहम है, इसलिए कि एक तरफ तकरीबन 2500 किलोमीटर जो फेंसिंग है वो ये अफगानिस्तान का पाकिस्तान का बॉर्डर है और 909 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है। क्लियर रखा हुआ। उनको क्या पता है? उनको ये पता है कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ वो करने की कोशिश की जो पाकिस्तान कह रहा है, तो हम अपनी लेजिटिमेसी खो जाएंगे इंटरनली। सिंपल सी बात है, क्योंकि तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का इमेज है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं बहुत सारे अफगानियों से मिला हूँ जो कि ये कहते हैं आपने इंटरफेरेंस की, आपने यहाँ पे दहशतगर्दी कराई, आपने तालिबान को बनाया। ये जो तालिबान को बनाने का इल्जाम है ये हमारे ऊपर है, ऑब्वियसली हमारे ऊपर ही बनता है। ये जो आइडेंटिटी क्राफ्ट की क्रिएट की हमने पाकिस्तान ने क्रिएट की। सो द अफगान्स डोंट लाइक दिस। तालिबान समझते हैं कि हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। शायद ओआईसी का इजलास हुआ, वो आए नहीं है यार। टीटीपी वहां से बैठ के हमें मारती है, उनको परवाही कोई नहीं है। उन्होंने एक एक्टिविटी अभी तक नहीं की। भी मैं देख रहा था, शायद कोई दाइश के किसी बंदे को पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में मारा गया, ठीक है, कोई सिंध में या बलूचिस्तान में भी कोई लोग मारे गए हैं, ठीक है। वो आए रोज पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे एफसी के लोग शहीद हो रहे हैं। रोजाना कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं और हम यहाँ पे बैठ के ऐसी दंड करते रहते हैं क्योंकि हम सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब अपना आप बचा रहे हैं, सियासी जमातें अपना आप बचा रही हैं, मुल्क को क्या हो रहा है किसी ने कोई टेंशन नहीं, किसी ने तो वहमो गुमान भी नहीं कि मुल्क की कील जो है वो हमने करना और क्या नहीं करना। दैट इज अ सीरियस चैलेंज फॉर अस कि हमने इसको किस तरह जो है वो लेके चलना। वो बड़े क्लियर है, उनको पता है कि हमें पाकिस्तान ने बनाया था, हमारी अवाम को पता है, लिहाजा पाकिस्तान के साथ इतनी लुटियां डालने की जरूरत नहीं है। और जो लास्ट में भी ओवैसी का सेशन हुआ था, हमने अफगान तालिबान के साथ, तो भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशंस जो हैं, वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया। भारत के बढ़ती हुई डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, कामयाब फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के ब्लंडर पे ब्लंडर, जिस तरह मैंने कहा है कि दुनिया की तीसरी जंग शुरू होने वाली थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त मास्को से हिलाली साहब, छेड़छाड़ की जरूरत इंडिया को क्यों महसूस हो रही है? ये मकसद क्या है ऐसा और इससे क्या हासिल करेंगे? इंडिया का मकसद इस वक्त क्यों, आपने देखा है कि उन्होंने गिलगिट बल्तिस्तान और इस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, और क्यों इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने फोर्सेस को उधर कंसोलिडेट करें। लेकिन देखें इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ जो है वो काम किया है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पावर कंसंट्रेशन का नुकसान होने की वजह ये है कि कई दफा हम आउट ऑफ द नमस्कार दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया जहां जहां जा रहा है वहां वहां वो पाकिस्तान की प्रेजेंस को वहां से हटा रहा है, कोई भी ग्रुप हो। अब उसके अलावा यहाँ पर बात ये भी है कि पिछले अगर आप कुछ महीनों से देखो या फिर 1-2 सालों से देखो तो सिचुएशन ये भी हो रही है कि कश्मीर को लेकर, मतलब पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जीबी मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट इतने बढ़ गए हैं कि ऐसा लगता है कि एक तैयारी चल रही है इंडिया की एक तैयारी चल रही है और इसको कभी भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और ख़ास करके एक बड़ा प्लान होगा जिससे ऐसा होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कियोस मच सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि इंडिया जीबी और पीओके लेने के लिए ही यहाँ पर सारी चीज़ें करेगा। लग तो ऐसे रहा है कि बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनेगा, सिंधु देश बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया जो है वो अफगानिस्तान को ज्वाइन करेगा या फिर पख्तूनिस्तान बन सकता है, और आज का पाकिस्तान का पंजाब ही पाकिस्तान बना रहेगा और इंडिया को अपना पीओके और जीबी वापस मिल जाएगा। यही बात हो रही है कि आखिरकार ऐसी क्या सिचुएशन हो रही है कि भाई पाकिस्तान को इतना बैकफुट पर ला रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत जो कह रहा है कि वो
मैरीटाइम नेशंस जो हैं वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। भारत के बढ़ती हुई डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, कामयाब फॉरेन पॉलिसी ऐसी दुनिया को, वेस्ट को, अमेरिका को, जिनकी हिस्ट्री 18वीं सदी के बाद आज तक दुनिया में जो कुछ भी इजाद हुआ है वेस्ट से हुआ है। आज आप जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे वेस्ट की स्टैंप है, उसके पीछे रशिया और चाइना की स्टैंप नहीं है। तो आपके ये जो फैसले हैं, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को किसी ऐसी डगर पर ले जाएं जहां से वापसी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाए, लेकिन देखें अब आने वाले दिन डिफाइन करेंगे कि क्या होता है पाकिस्तान में। से हिलाली साहब, छेड़छाड़ की जरूरत इंडिया को क्यों महसूस हो रही है? ये मकसद क्या है ऐसा और इससे क्या हासिल करेंगे? इंडिया का मकसद इस वक्त क्यों, आपने देखा है कि उन्होंने गिलगिट और गिलगिट बल्तिस्तान और इस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, और क्यों इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने फोर्सेस को उधर कंसोलिडेट करें, और उन्होंने कहा है कि तैयार हो जाओ, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मतलब है गिलगिट बल्तिस्तान हम आके लेंगे। अच्छा, एक तरफ इंडिया जो है बड़ा खूबसूरती से क्वाड के अंदर अपनी एक ग्रेट पावर्स के साथ अपने आप को सिंक कर रहा है, वहां से इंडिया जो है अपनी एक रीजनल जो अप्रोच है उसको भी ले रहा है कि हमारे यहाँ पे लीडरान का मसला ये है कि उनके पास जब 2/3 मेजोरिटी नहीं होती या सिंपल मेजोरिटी भी नहीं होती तो वो सारा टाइम जिसे कहते हैं तलवार उनके ऊपर लटक रही रहती है। नरेंद्र मोदी को इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड्स वो अच्छे से खेल रहे हैं। ये हमें ये चैलेंज जरूर मौजूद है कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड अच्छे से नहीं खेल सकते। हम उधर यूक्रेन से भी डरे हुए हैं, हम रशिया से डरे हुए हैं, हम अमेरिका से डरे हुए हैं। हमें पता है कि भाई एक तरफ इमरान खान साहब को पता है कि मैं इलेक्शन जो अगर हार जाता हूं या मैं बहुत ज्यादा, और इंडिया ने किस खूबसूरती से पहले सार्क को डिसफंक्शनल किया, सार्क की अब कोई वैल्यू नहीं है। रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी कि पायन जड़ा सार्क है ना, अगर इंडिया ने नहीं आना तो बाकियों को आने दे, वर्चुअली इंडिया आ जाए। मतलब इतनी थकी स्टेटमेंट थी फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, जिसको मैं समझता हूं कि ना तो दुनिया में वेल रिसीव किया गया। दैट वाज अ वीक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट, और इंडिया ने इसका मजीद फायदा उठाया कि पायन ए जो मुल्क है ना, इन्होंने जरा खींचो, इनको और खींचो। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक ऑल्टरनेट दुनिया क्रिएट करनी शुरू कर दी है, जिसमें मैं समझता हूं कि इंडिया बहुत हद तक कामयाब है। ने भी उनको इनकरेज किया है कि अब सीपेक को अगर आपने ख़त्म करना है तो काराकोरम हाईवे को इतना नज़दीक पहुंच जाओ कि आप शेलिंग से उसको रोक सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर ये हो जाए तो ग्वादर का चाइना का जो रूट है वो दैट विल बिकम वेरी वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन बीच में अमेरिका की भी तो उन्हें शय हासिल रहती है, इसलिए वो छेड़। और जिस तरह राजनाथ सिंह साहब जो है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो अपने बाकी खित्ते के ममालिक के साथ भी काफी ज्यादा वो एक्टिव हो रहे हैं, और साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब भी बड़े एक्टिव हैं इंडिया के। और हमारी जो अप्रोच है वो डोमेस्टिक है, अफगानिस्तान के ऊपर है, कश्मीर के ऊपर है। अमेरिका हमारे लिफ्ट नहीं करा रहा, हमें अमेरिका ने लिफ्ट नहीं कराया तो चीन और रशिया के पास चले जाए, असी उत्थे फंसे हैं। और लुक एट वेयर इंडिया इज फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, चार्टिंग न्यू कोर्स ऑफ एक्शन, मेकिंग न्यू सिक्योरिटी अलायंस। लेकिन देखें इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ जो है वो काम किया है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पावर कंसंट्रेशन का नुकसान होने की वजह यह है कि कई दफा हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे। इंडिया आप देखें किस तरह पाकिस्तान को बाईपास करके नए इंस्टीट्यूशनल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है, तो साढ़े को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है स्वाए ओआईसी परत ओआईसी ओ जी मुंह नहीं लाती, जिन्हें कश्मीर के उत्ते कोई सेशन नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं किया। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की सरहदों पर मिसाइल फायर कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर के अंदर मिसाइल्स आकर गिरे हैं। जब भी हमला होता है, 3 दिन पहले बाजवाड़ में हमला हुआ, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल को शहीद किया गया। अभी गुज़िश्ता दिन जो नॉर्थ वजीरिस्तान में हमला हुआ उसमें 5 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए, जिसके अंदर 3 फौजी जवानों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, और इसी तरह से गालिबन 2 शहरियों के जाँ बहक होने की इब्तदाई मालूमात हैं। रोज अगर एक रोज नहीं होगा तो नेक्स्ट डे उससे लाजमी अटैक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है। और
अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल में अफसोसनाक भी है और इसके साथ साथ खतरनाक भी। इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे आने वाले वक्त में स्वाय खतरात के और कुछ नजर नहीं आ रहा। 4 जवानों की शहादत हुई है और ये हमें हमारे लिए बहुत दुख है और ये रोज होती है, ये ऐसा नहीं हो कि आज हो रही है, हर रोज एक दो आदमी। और अगर मार्च ही के महीने में 7 मार्च को भारत से पाकिस्तान की सरजमीन पर भरामूस नामी मिसाइल आकर गिरता है, जो एटमी मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरता है। और अभी 1 महीना खत्म नहीं हुआ, 2 हफ्ते के बाद ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आकर गिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब कर लो बात। अभी कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि भी अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो बजा रहे हैं पाकिस्तान की। अब न्यूज़ आ रही है कि ईरान जो है उसने मिसाइल यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर फेंक दिया है। अब उससे कुछ समय पहले इंडिया का भी ऐसे हुआ था। हालांकि इंडिया ने ये यहाँ पर ये सिचुएशन की थी कि भाई ये गलती से हो गया है, मतलब सबको पता है कि ये गलती से नहीं हुआ था। भारत का जो मिसाइल है वो पूरे पाकिस्तान में 3-4 मिनट 5 मिनट तक घूमता रहा और फिर ऐसी जगह पर जाकर लैंड किया जहाँ पर कोई रहता नहीं था। लेकिन दूर दूर जो रहने वाले लोग भी थे वो भी अपने घर में एक अर्थक्वेक जैसी फीलिंग यहाँ पर उनको फील हुई। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इंडिया ने सब कुछ चेक कर लिया कि भाई पाकिस्तान की तैयारी कितनी है। अगर मान लीजिए कि वो जो मिसाइल गई थी उसमें कोई वॉर हेड नहीं था, मतलब कोई बम नहीं था। अगर मान लीजिए कि हमने ऐसी 100 मिसाइलें छोड़ दी होती और उसमें बम लगाकर, तो पाकिस्तान सुबह नहीं देख पाता। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि एक तरफ अफगानिस्तान बजा रहा है, दूसरी तरफ ईरान है, और इंडिया तो हमेशा के लिए सदाबहार मेंबर है ही। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की सरहदों पर मिसाइल फायर कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर के अंदर रॉकेट आकर गिरे हैं, मिसाइल्स आकर गिरे हैं, जिसके अंदर 3 फौजी जवानों के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। और इसी तरह से गालिबन 2 शहरियों के जाँ बहक होने की इब्तदाई मालूमात हैं। और तफसीली मालूमात पाकिस्तान के जो DGISPR हैं या ISPR का इदारा है वो नशर करेगा। लेकिन अब तक जो हमारे पास इब्तदाई मालूमात नशर हो रही हैं, सामने आ रही हैं कि ईरानी सरजमीन से फायर होने वाले रॉकेट से नुकसान हुआ है और इस नुकसान के अंदर पाकिस्तान की फौज भी शामिल है, उनका भी नुकसान हुआ है। नाज़रीन काम, ये मिसाइल्स क्यों फायर किया गया है, किसने फायर किया गया है, ये बहुत संजीदा सवाल है। नाज़रीन काम, ईरान की सरजमीन अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वो भारत जो अफगानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के दहशतगर्दी के मराकज़ और अड्डे बनाए हुआ था, वो भारत अब ईरान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ अड्डों को परवान चढ़ा रहा है। वहाँ से BLA, BLF और दीगर शिदत पसंद तंजीमें पाकिस्तान पर हमला कर रही हैं। इससे पहले पंजगूर के अंदर नोशकी के अंदर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जहां का पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी दौरा किया था और ईरान के वजीर दाखिला भी हंगामी दौरे पर आए थे। उनको पाकिस्तान ने वार्निंग दी थी वाज़ेह अल्फाज में कि अगर आइंदा आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान अंदर घुसकर हमला करेगा। अब नाज़रीन काम, ये शरारत कौन करा रहा है कि ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हो गया? क्या पाकिस्तान भी जवाबी तौर पर यह हमला कर दे? और फिर यह सवाल बड़ा संजीदा है कि अभी मार्च ही के महीने में 7 मार्च को भारत से पाकिस्तान की सरजमीन पर भरामूस नामी मिसाइल आकर गिरता है, जो एटमी मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरता है। और अभी 1 महीना ख़त्म नहीं हुआ, 2 हफ्ते के बाद ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आकर गिरते हैं। ये मुनज़्ज़म मंसूबे हैं, ये मुनज़्ज़म प्लानिंग है पाकिस्तान को तबाह करने की, पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने की और पाकिस्तान को बदअमनी से दोचार करने की। अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो ईरान के साथ बराह रास्त बात करे कि आपके पहले भी हमने आपके साथ बात की थी, बल्कि होना तो ये चाहिए कि जैसे रॉकेट फायर हुआ है जवाबी तो भी पाकिस्तान रॉकेट फायर कर दे और जिस तरह से जहां से वो फायर हुआ है वहां पर जाकर बमबारी कर दी जाए, हमले कर दिए जाए। यही जवाब है तुर्की ब तुर्की और यही ईंट का जवाब पत्थर से देने हैं। लिहाजा पाकिस्तान को इस तरफ जाना चाहिए। और नाज़रीन काम, ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को जंग के अंदर धकेलने की साजिशें हैं, इसलिए कौम को जागते रहना चाहिए। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर होने वाले हमलों के हवाले से वैसे तो ये सिलसिला अगर हम बात करें तो ये पहले भी था, लेकिन अब जब से तालिबान हुकूमत आई है और उसके बाद अभी लास्ट 3 मंथ्स को अगर हम देख लें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, लास्ट 4 मंथ्स को अगर हम देख लें तो इस हमलों में तेजी आई है। और जब भी हमला होता है, 3 दिन पहले बाजवाड़ में हमला हुआ, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल को शहीद किया गया। अभी गुज़िश्ता दिन जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमला हुआ उसमें 5 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए। इसी तरीके से
ये तसलसल के साथ ये हमलों का जो सिलसिला है ये जारी और सारी है। लेकिन अभी तक कोई ख़ास इक़दामात ना तो अफ़गानिस्तान की तरफ से हुए हैं और ना पाकिस्तान ने इस पर खुल के बात की। हालांकि शाह महमूद कुरैशी ने कुछ अरसा पहले कहा था कि हम अफ़गान हुकूमत से राब्ते में हैं। और दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान की सपोर्ट भी हासिल है इस हमलों को करने के लिए। क्या हक़ाइक़ हैं इस हवाले से यकीनन बात करेंगे इस हमलों के हवाले से, इसके जो वजूहात हैं उस हवाले से भी यकीनन बात करेंगे। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से, जो बाजवड़ से शुरू होता है और होता हुआ ये चागी तक हमारा और इनका ये बॉर्डर जो है ये जाता है और तकरीबन 1600-1700 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसको ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया तो काफ़ी सारी खुशियां मनाई गई और हमारे जो उस वक्त के ISI चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, जो आजकल कोर कमांडर पेशावर हैं, उन्होंने काफ़ी हंगामी दौरे भी किए काबुल के और ये तासुर आ रहा था कि शायद अब हालात हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये बिल्कुल सिक्योर होगा और इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। हमारा फोकस सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर यानी हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर पे रहेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई और दिसंबर में जैसे ही हमले छोटे हमले शुरू हुए तो उस वक्त भी ये सवालात उठाए गए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बात की जाती थी कि ये अफगानिस्तान में एक्टिव है जिनकी वजह से हालात संभल नहीं पा रहे, लेकिन अब वहां पर चूंकि तालिबान की हुकूमत को 8 से 9 महीने होने वाले हैं, उसके बावजूद इस तरह के हमले और हमले ऐसे नहीं है कि एक हमला हुआ तो उसके बीच में कोई फिर 10 दिन का 20 दिन का या महीने का गैप आया हो, नहीं ऐसा नहीं है। रोज अगर एक रोज नहीं होगा तो नेक्स्ट डे उससे लाजमी अटैक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है और अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल में अफसोसनाक भी है और इसके साथ साथ खतरनाक भी। हमें इंडियन टेलीविजन पे इनवाइट करते हैं तो जब भी इस तरह के हालात पाकिस्तान में होते हैं वो इसको पकड़ के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमें करते हैं, हम एम्बैरस हो जाते हैं। यार ये देखो हमारा मुल्क ये कर रहा है, हम किस तरह क्या करें हम। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सवाल करते हैं उसका हवाला वो देते हैं, हवाला देते हैं फलाने दिन फलाने वक्त ये ट्वीट हुई है या ये वीलॉग है, वो नाम बताते हैं लोगों के, तो हम क्या करें फिर। माय गॉड, और ये लोग बताना चाहते हैं। हिंदुस्तान ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे ऊपर हाइपरसोनिक उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल गिराए देखने के लिए कि क्या हम उसको डिटेक्ट कर सकते थे और उन्होंने देखा कि हम नहीं कर सकते थे, हमें बाद में पता चला। तो जब तक आप अपने सिस्टम्स को, डिलीवरी सिस्टम्स को और डिटेक्शन एबिलिटी को इंप्रूव नहीं करते, आपके पास बेशक बम हो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या होता है हिंदुस्तान से हम क्यों डरते हैं, हिंदुस्तान हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, कोई मेरे खिलाफ साजिश, ये गाड़ी मेरे पीछे पीछे आ रही है। ये मैसेज दिया जा रहा है चीन को कि भी पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, हिम्मत यानी बेसिकली स्किल ही नहीं है आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान जो है इस वक्त उसको क्या जरूरत है, उसको तेल की जरूरत है, उसको व्हीट की जरूरत है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, या हमने सारी उम्र कारी बन के रहना है। फायदा मैं बताऊं किसका होगा, ये होगा हिंदुस्तान का। वो अपने टेलीविज़न स्टेशंस पे मुझे इफ्तिखार साहब को, बुखारी साहब को, जावेद साहब को, सबको बुला के हाँ जी बताएं आपके तो मुल्क में ये हो रहा है, आप में मुल्क, आप क्या जवाब। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि जब पाकिस्तानी इंडियन मीडिया में आते हैं, इंडियन टेलीविज़न पर आते हैं, खास करके मीडिया में जब आते हैं, तब जब उनकी धुलाई होती है तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कि जब मान लीजिए कि पाकिस्तानी कोई पैनलिस्ट इंडियन मीडिया में कोई ज्वाइन होता है तब उनको भी नहीं पता होता कि भाई पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और यहाँ पर इंडियन मीडिया जो है वो होमवर्क करके वही प्रश्न ले आता है, वही क्वेश्चन ले आता है कि भाई देखिए पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, और आप तय समझ लीजिए कि पाकिस्तानी पैनलिस्ट के पास उसका कोई जवाब नहीं होता कि भाई हमने आखिरकार ऐसा क्यों किया है, उसको पता ही नहीं होता। और देखिए पाकिस्तान के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया में नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता रहता है। अब कोई अगर मान लीजिए कि 10, 20, 50 मर्दों का, मैन का जो झुंड है, अगर उसके बीच में कोई लड़की आ गई ना तो वो सेफ़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर।
ऐसा नहीं कह रहा इंडिया के अंदर सब कुछ सेफ है, लेकिन पॉसिबिलिटी सबसे बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर कि उसको नोच लिया जाए। तो यहाँ पर यही बात हो रही कि इंडियन मीडिया में आने से पहले पाकिस्तान या फिर कहीं कि उनके पैनलिस्ट को कितना डर लगता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। इंडिया पे हर जगह जब एक बैनर पे कहा जाता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात ना करो, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ है इंसिनुएशन, वो डाल देते हैं, रूमर्स फैला देते हैं। और पर्टिकुलरली जनरल सायर के मुतालिक हु इज़ द सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल इन द आर्मी 10 कोर के ही हेड्स इट, आ गया जी कि रिज़ाइन कर गए हैं, ये हो गया। और फिर कई तो बड़े डेयरिंग हैं, यहाँ जी इस वजह से हुआ उस वजह। वाई डोंट वी लीव द आर्मी आउट? ISPR ने बड़ा क्लियरली कहा है कि भाई आर्मी हैज़ नथिंग टू डू विद इट। सो इसका फ़ायदा किसको होगा? ना गवर्नमेंट को होगा, ना अपोजिशन को होगा, ना मैं समझता हूँ इंटरनली किसी का होगा। फ़ायदा मैं बताऊँ किसका होगा? ये होगा हिंदुस्तान का। वो अपने टेलीविज़न स्टेशंस पे मुझे, इफ्तिखार साहब को, बुखारी साहब को, जावेद साहब को, सबको बुला के हाँ जी बताएं आपके तो मुल्क में ये हो रहा है, आप में मुल्क, आप क्या जवाब देंगे? तो यार कुछ खुदा के लिए सोच लो। फ़ौज को मत इन्वॉल्व करो, ना जुडिशरी को इन्वॉल्व करो। और दुनिया के तमाम इदारों के कान खड़े हो जाएंगे। ये क्या हुआ? वेल सेड। अब देखें जो शख्स आने वाला है मतवक्का तौर पे, एक पता नहीं एक नामालूम, मैं उसको जानता भी नहीं जिसने ट्वीट किया। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे तमाम टेलीफोन नंबर्स जहाँ से ऐसी ट्वीट की जा रही हैं जो मेरे मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ हैं। देखें पॉलिटिकल मुखालफत और होती है, वो अपनी जगह, वो और चीज़ है। लेकिन अगर आप फ़ौज के अदारे के बारे में ये कहें जी कि 2 जनरल आपस में लड़ पड़े हैं, आप ये कहें कि जनाब ये जनरलों के दरमियान इख्तिलाफ राय पाया जा रहा है, और आप इस तरीके से ये बातें कर रहे हैं जिस तरह कि आप वहाँ पे उन मीटिंग्स में मौजूद हैं, इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। और मैं पाकिस्तान के तमाम इदारों बशमूल मिलिट्री इंटेलिजेंस, द इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, द FIA, द IB, द स्पेशल ब्रांच एंड अदर्स अदारे जिनको मैं नहीं जानता, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को ट्रैक डाउन करें। ये हैं वो इंडिया के एजेंट, ये हैं वो भारत के एजेंट जो मेरे मुल्क की फ़ौज के बारे में वो बातें फैला रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आप रात को किसी वक्त किसी स्पेस में चले जाएं PTI के, मैं आपको गारंटी से कह देता हूं उस स्पेस में क्या डिस्कशन हो रही है। आर्मी चीफ के बारे में डिस्कशन हो रही है, फौज के बारे में डिस्कशन हो रही है, टोटल इंडियन एजेंडे पे बात हो रही है। नहीं, आई थिंक हियर आई विल करेक्ट यू, सिर्फ एक आदमी को सिंगल आउट किया जा रहा है, सिंगल आउट करने के, दिस इज रॉन्ग। हमें इंडियन टेलीविजन पे इनवाइट करते हैं, तो जब भी इस तरह के हालात पाकिस्तान में होते हैं वो इसको पकड़ के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमें करते हैं, हम एम्बैरस हो जाते हैं। यार ये देखो हमारा मुल्क ये कर रहा है, हम किस तरह क्या करें? हम बिल्कुल आपने ठीक कहा। सवाल करते हैं, उसका हवाला वो देते हैं, हवाला देते हैं, फलाने दिन फलाने वक्त ये ट्वीट हुई है या ये वीलॉग है, वो नाम बताते हैं लोगों के। तो हम क्या करें फिर? एंड मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ तमाम इदारों को जिनको मैंने नाम लिया। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या होता है हिंदुस्तान से हम क्यों डरते हैं? हिंदुस्तान हमारे खिलाफ क्या कर सकता है? ये कर सकता है साजिश, और ये ऐसी खौफनाक साजिश कि एक आदमी जो नेक्स्ट लाइन ऑफ जो उसमें तैनाती में खड़ा है उसका इस्तीफा दे दिया आपने। स्टॉप दिस नॉनसेंस। कश्मीर पे हिंदुस्तान की पोजीशन को एक्सेप्ट करने का जो लॉलीपॉप है वो ये होगा जो इंडिया ने पहले ही प्लान करके रखा है। उनका स्क्रिप्ट ये है कि वो कश्मीर को आर्टिकल 370 के बजाय 371 दे देंगे, तो जम्मू और कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड देंगे। जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो पहले दे देते, वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा रजीम आ जाए जिससे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो जब वो चीज़ होगी तो पाकिस्तान में एक आम आदमी को यह पैगाम जाएगा कि मौजूदा हुकूमत ने हिंदुस्तान से भी बहुत बेहतर नेगोशिएशन कर ली है, इकोनॉमिक हालात बेहतर कर दिए हैं। इसाक डार साहब का मुझे चंद दिन पहले पता चला था कि उनकी कोशिश है कि डॉलर को 165 के करीब जो है वो ले आए। तो जब डॉलर मिलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो डॉलर की प्राइस भी फॉल कर जाएगी। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत फॉल कर सकती है, उसके लिए कयास बढ़ सकता है। और पाकिस्तान में आप जैसे आपने देखा कि बलोच ये जो खातून से हमला करवाया गया, दहशतगर्द खुदकश हमला करवाया गया, अगर ये मैसेज दिया जा रहा है चीन को कि भी पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, हिम्मत यानी बेसिकली स्किल ही नहीं है आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मालिक साहब कह रहे थे कि ये रेड एरिया, रेड गो नॉन गो एरिया है। देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यूसली इवॉल्व होना होता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, मिसाइल और बॉम्ब रखना कुछ भी मैटर नहीं करता अगर आपके पास उसको डिलीवरी सिस्टम ना हो। फिर अगर आपके पास डिलीवरी सिस्टम रिडंडेंट हो जाए, फिर आपको बेहतर डिलीवरी सिस्टम चाहिए होते हैं। जैसे हिंदुस्तान ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे ऊपर हाइपरसोनिक, उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल गिराए देखने के लिए कि क्या हम उसको डिटेक्ट कर सकते थे, और उन्होंने देखा कि हम नहीं कर सकते थे, हमें बाद में पता चला। तो जब तक आप अपने सिस्टम्स को, डिलीवरी सिस्टम्स को और डिटेक्शन एबिलिटी को इंप्रूव नहीं करते, आपके पास बेशक बम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं।
ही पड़ता उससे। आगे और पीछे थोड़ा सा इधर उधर करें, नोबडी कैन फाइंड आउट। ये झूठ है, ये एक पुट ऑन एक्ट है। देखिए बीबी, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। पाकिस्तान जो है इस वक्त, उसको क्या जरूरत है? उसको तेल की जरूरत है, उसको व्हीट की जरूरत है, उसको हथियार की जरूरत है। ये तीनों चीजें उनको वेस्ट से मिलते थे, वेस्ट से। सऊदी अरेबिया को मैं इंक्लूड करता हूं वेस्ट में। अब ये तीनों चीजें जो हैं उनको सस्ता मिलेगा, बेहतर मिलेगा, विद लेस कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम रशिया एंड चाइना। एक्चुअली बात ये है। और साथ साथ आप सीपेक मिला लें। आप समझ गए? हमारा पूरी इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट रीओरिएंट हो रहा है।